Hello all. In today's lecture, we will be discussing about assessment of text. सबसे पहले प्रॉब्लम आती है हमारी कि असेसमेंट की ज़रूरत क्या है, असेसमेंट होता क्या है। अगर हम यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी की बात करें तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितना टैक्स देना है गवर्नमेंट को, और ये प्रॉब्लम तो कंटिन्यूस बेसिस पर होगी क्योंकि हम हर महीने गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं अंडर जीएसटी। हमें तो टैक्स गवर्नमेंट को रेगुलर बेसिस पे ही देना है। सो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए एक ही तरीका है कि आप असेसमेंट करो। असेसमेंट का मतलब है कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। असेसमेंट हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट असेसमेंट होता है सेल्फ असेसमेंट विच कम्स अंडर सेक्शन 59। सेकेंड इज प्रोविजनल असेसमेंट विच कम्स अंडर सेक्शन 60। Third is scrutiny of returns, section 61. Fourth is assessment of non-filers of returns, section 62. Next is assessment of unregistered persons, section 63. And last is summary assessment in certain special cases, section 64. Let's understand these types of assessment of tax one by one. First is self-assessment. अगर हम जीएसटी की बात करें, यहाँ पे जीएसटी एक ट्रस्ट बेस्ड टैक्सेशन रिजाइम है जहां पर एसएससी को मौका दिया जाता है कि वो अपना असेसमेंट खुद करे और अपनी रिटर्न भी खुद भरे। इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती। सो एसएससी यहाँ पर अपनी टैक्स लायबिलिटी हर पीरियड की खुद कैलकुलेट करता है एंड कैलकुलेट करने के बाद रिटर्न फाइल करता है अंडर सेक्शन 39। यहाँ पे गवर्नमेंट ये नहीं कह रही कि आप खुद टैक्स भरो। यहाँ पे गवर्नमेंट सेल्फ असेसमेंट का मतलब है कि उसने आपको एक मौका दिया है कि आप अपना असेसमेंट खुद करो, या तो आप खुद करोगे या फिर आपके बिहाफ पे कोई सीए करेगा, या फिर आप जीएसटी प्रैक्टिशनर भी रख सकते हो, वो आपके बिहाफ पे कर सकता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोविजनल असेसमेंट अंडर सेक्शन 60। अब अगर हम सेल्फ असेसमेंट करते हुए एसएससी को प्रॉब्लम आती है तो वो प्रोविजनल असेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। अब देखते हैं कि एसएससी को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ प्रोवाइडेड बाय हिम। इसका मतलब है गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू ही नहीं पता चल पा रही एसएससी को। दैट मीन्स एसएससी यहाँ पे कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहा कि जो उसने गुड्स और सर्विसेज सेल करी है उसकी वैल्यू क्या है। तो जब तक वो वैल्यू एसर्टेन नहीं करेगा वो टैक्स नहीं कैलकुलेट कर सकता। एंड सेकेंड प्रॉब्लम इज द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल टू द गुड्स और सर्विसेज टू बी सप्लाइड बाय हिम। दैट मीन्स उसको रेट भी नहीं पता चल रहा कि उसे क्या रेट लगाना है गुड्स के और सर्विसेज के ऊपर। और अगर हम इन दोनों प्रॉब्लम्स की बात करें, ये प्रॉब्लम कि कब आती है, तो गुड्स और सर्विसेज का अगर आपको एचएसएन कोड नहीं पता या फिर आप नहीं पता कर पा रहे, देन वो रेट क्या लगाना है उसमें कंफ्यूज हो सकता है एसएससी। तो अगर आपको एचएसएन कोड ही नहीं पता तो ना ही आप वैल्यू लगा पाओगे गुड्स की और ना ही उस पर रेट लगा पाओगे। देन वो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म पर एप्लीकेशन दे सकता है। दैट मीन्स एसएससी एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म पे एप्लीकेशन दे सकता है। उस एप्लीकेशन में उसे रीजन लिखना होगा कि उसे प्रोविजनल असेसमेंट क्यों करनी है, एंड साथ में ही डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने होंगे एज अ प्रूफ। ये सब इलेक्ट्रॉनिकली कॉमन पोर्टल के थ्रू होगा, या तो डायरेक्टली या फिर फैसिलिटेशन सेंटर जो कमिश्नर ने नोटिफाइड करा होगा। अब एप्लीकेशन के बाद देखते हैं। अब एप्लीकेशन मिलने के बाद प्रॉपर ऑफिसर एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म पर नोटिस इशू करेगा एंड उस नोटिस में रजिस्टर्ड पर्सन से एडिशनल इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स की डिमांड भी कर सकता है। एप्लीकेंट्स
उस नोटिस का रिप्लाई कर सकता है एंड प्रॉपर ऑफिसर के सामने खुद भी अपीयर हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका फर्निशिंग ऑफ सिक्योरिटी। अब यहाँ पे देखते हैं, अब प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर इशू कर सकता है और प्रोविजनल बेसिस पर पेमेंट ऑफ टैक्स की परमिशन भी दे सकता है, लेकिन प्रॉपर ऑफिसर यहाँ पे लिख देगा कि उसने प्रोविजनल असेसमेंट की परमिशन क्यों दी है। दैट मीन्स वो यहाँ पे लिख के देगा जैसे कि वैल्यू और रेट और दोनों के बेसिस पे प्रोविजनल असेसमेंट की परमिशन दी गई है। और जब भी वो प्रोविजनल असेसमेंट की परमिशन देगा देन असेसी को एक बॉन्ड भी भरना होगा और प्रॉपर ऑफिसर उस बॉन्ड का अमाउंट भी डिसाइड करेगा। जब बॉन्ड भरना है तो सिक्योरिटी भी देनी होगी। यहाँ पर ध्यान रखना है कि सिक्योरिटी का अमाउंट बॉन्ड में लिखे अमाउंट का मैक्सिमम 25% ही होना चाहिए। दैट मीन्स पेमेंट ऑफ टैक्स प्रोविजनल बेसिस पर तभी अलाउड होगा व्हेन एसएससी बॉन्ड को फिल करेगा अलोंग विथ सिक्योरिटी। सो दैट मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन प्रोविजनल बेसिस हमें मिल सकता है, लेकिन कब? when taxable person executes a bond in a prescribed form। अब जब भी आप बॉन्ड की बात करते हो और जब आपको सिक्योरिटी देनी है तो सिक्योरिटी आपकी एक बैंक गारंटी के फॉर्म में होगी। दैट मीन्स सिक्योरिटी बैंक गारंटी होगी आपकी, मतलब आपको बैंक से कोई गारंटी देनी पड़ेगी, मे बी एफडीज और समथिंग एल्स। बॉन्ड भरने से असेसी लायबल हो जाएगा एक्चुअल टैक्स अमाउंट एंड प्रोविजनल टैक्स अमाउंट के बीच के डिफरेंस को पे करने के लिए। नेक्स्ट आपका आएगा फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट। दैट मीन्स अभी तक हमने सीखा कि हम असेसमेंट प्रोविजनल बेसिस पे कर रहे हैं, तो जब भी आपको प्रोविजनल बेसिस पे असेसमेंट करनी होती है उसके बाद आपका फाइनल असेसमेंट भी होता है। प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर पास होने के 6 मंथ्स के अंदर प्रॉपर ऑफिसर फाइनल असेसमेंट भरने का ऑर्डर पास कर देगा, लेकिन अगर एसएससी चाहे तो वो रीजन राइटिंग में देकर एंड सफिशिएंट कॉज दिखाकर फाइनल असेसमेंट भरने की डेट को एक्सटेंड करवा सकता है। फर्स्ट, जॉइंट या एडिशनल कमिश्नर की हेल्प से ये पीरियड फर्दर 6 मंथ्स के लिए एक्सटेंड हो सकता है एंड सेकेंडली कमिश्नर इस पीरियड को फर्दर 4 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर सकता है। दैट मीन्स आपको पहले 6 महीने दिए जाएंगे जब भी आपने प्रोविजनल असेसमेंट करा है, उसके बाद 6 महीने आपको दिए जाएंगे फाइनल असेसमेंट के लिए। फिर आप उस 6 महीने के बाद फर्दर 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जॉइंट और एडिशनल कमिश्नर। उसके बाद अगेन आप कमिश्नर की हेल्प से उस पीरियड को फर्दर 4 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हो। दैट मीन्स प्रोविजनल असेसमेंट और फाइनल असेसमेंट के बीच में 5 साल का डिफरेंस हो सकता है। अब फाइनल असेसमेंट भरने के लिए प्रॉपर ऑफिसर फॉर्म फिल करता है। अगर टैक्स लायबिलिटी बनती है, दैट मीन्स प्रोविजनल टैक्स एक्चुअल टैक्स से कम है, देन असेसी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दैट मीन्स सप्लायर ड्यू डेट के नेक्स्ट डे से ही इंटरेस्ट देगा टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। अगर टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती और एक्चुअल टैक्स जो गवर्नमेंट को देना है वो प्रोविजनल टैक्स से कम है, देन टैक्स बिकम्स रिफंडेबल। इन दिस केस डिपार्टमेंट टैक्स पेयर को स्पेसिफाइड रेट पर इंटरेस्ट देगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 60 days from the date of receipt of application till the date of refund of such amount। अब जब आप पूरा टैक्स दे दोगे तो जो भी आपने सिक्योरिटी पहले जमा करी है वो आपकी वापस होगी, उसको हम बोलेंगे रिलीज ऑफ सिक्योरिटी। फाइनल असेसमेंट के बाद टैक्स पेयर अपनी सिक्योरिटी वापस ले सकता है। उसके लिए टैक्स पेयर को एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। आफ्टर दैट प्रॉपर ऑफिसर वेरीफाई करेगा
कि टैक्स पेयर ने फाइनल असेसमेंट के अकॉर्डिंग टैक्स पे कर दिया है या नहीं। अगर टैक्स पेयर ने टैक्स डिपॉजिट कर दिया है, देन प्रॉपर ऑफिसर सिक्योरिटी रिफंड की एप्लीकेशन मिलने के 7 डेज के अंदर सिक्योरिटी वापस करने का ऑर्डर पास कर देता है। नेक्स्ट असेसमेंट आता है आपका स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स विच कम्स अंडर सेक्शन 61। स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स में सबसे पहले आपका पॉइंट आएगा वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ रिटर्न। नाउ सेल्फ असेसमेंट एंड प्रोविजनल असेसमेंट के बाद प्रॉपर ऑफिसर जो भी रिटर्न भरी है उसको स्क्रूटनी के लिए सिलेक्ट कर सकता है। प्रॉपर ऑफिसर रिटर्न की करेक्टनेस को चेक करने के लिए सिक्योरिटी स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स को करता है। इसके बाद आपका आता है इशू ऑफ नोटिस। अगर रिटर्न में सिक्योरिटी के टाइम पर कोई भी डिस्क्रिपेंसी मिलती है, देन प्रॉपर ऑफिसर टैक्स पेयर को नोटिस इशू कर सकता है एंड एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। टैक्स पेयर को नोटिस इशू होने के 30 डेज के अंदर एक्सप्लेनेशन देनी होती है। नेक्स्ट इज रिप्लाई टू नोटिस। जैसा कि अभी हमने देखा है कि पहले इशू होता है नोटिस, उसके बाद टैक्स पेयर रिप्लाई करता है। यहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन जिसके नाम पर नोटिस इशू हुआ है वो या तो डिस्क्रिपेंसी को एक्सेप्ट करेगा एंड टैक्स डिपॉजिट कर देगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड एनी अदर अमाउंट, और प्रॉपर ऑफिसर को डिस्क्रिपेंसी का रीजन भी एक्सप्लेन कर देगा, या फिर डिस्क्रिपेंसी को एक्सेप्ट नहीं करता एंड 30 डेज के अंदर प्रॉपर ऑफिसर को इन्फॉर्म कर देगा। उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर एक्शन लेता है। दैट मीन्स अगर प्रॉपर ऑफिसर को टैक्स पेयर की एक्सप्लेनेशन वैलिड लगती है, देन प्रॉपर ऑफिसर कोई भी एक्शन नहीं लेता। लेकिन अगर प्रॉपर ऑफिसर को टैक्स पेयर की एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड नहीं होता या फिर टैक्स पेयर डिस्क्रिपेंसी एक्सेप्ट करने के बाद टैक्स डिपॉजिट नहीं करता, देन प्रॉपर ऑफिसर ऑडिट करता है अंडर सेक्शन 65 या फिर स्पेशल ऑडिट का ऑर्डर देता है अंडर सेक्शन 66। स्पेशल ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट कमिश्नर के कहने पर ऑडिट करने के लिए अपॉइंट करा जाता है, या फिर प्रॉपर ऑफिसर इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर का भी ऑर्डर दे सकता है, और प्रॉपर ऑफिसर सेक्शन 73 और सेक्शन 74 का भी यूज कर सकता है। With this, we come to an end of today's lecture. In the next lecture, we will be discussing about remaining types of assessment of tax. For further reference, you can refer the book Introduction to GST. Thank you.